चल यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, हमने जो पूरा चैप्टर की बात करी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की, उस पूरे वीडियो सीरीज में अब ये हम लोग लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। लेकिन हम मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन को पढ़ें उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हार्मोन्स को क्लासिफाई कितने पार्ट में किया गया है। एनसीईआरटी ने 4 पार्ट में क्लासिफाई किया है और हमने भी यहाँ पे इसे 4 पार्ट में ही रखा है, लेकिन थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया 4 पार्ट को, थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेकिन आप एनसीईआरटी वाले याद रखेंगे अगर नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। आइए पहले हम एनसीईआरटी में से बता देते हैं, एमिनो एसिड डेरिवेटिव, दूसरे होते हैं आयोडोथायरोनिन, तीसरे होते हैं पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन, तीनों को एक साथ देख लीजिए, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन, और लास्ट आते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। इन 4 पार्ट में एनसीईआरटी ने डिवाइड किया है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग कर दिया है। हमने पहले एमिनो एसिड डेरिवेटिव रखे हैं, फिर पेप्टाइड हार्मोन कर दिया है, फिर हमने पॉलीपेप्टाइड को इससे अलग कर लिया, जबकि एनसीईआरटी ने पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड को एक साथ रखा हुआ है, हमने थोड़ा सा इसको अलग किया है। और यहाँ स्टेरॉइड हार्मोन है, आयोडोथायरोनिन को वापस से हमने एमिनो एसिड डेरिवेटिव में ही जोड़ दिया है। आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इसको इन्हीं 4 पार्ट में, एनसीईआरटी वाले 4 पार्ट में देखेंगे। यानी पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये वाला हो गया, इन दोनों को मिला के, और चौथा ये वाला हो गया। क्लियर? चल आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले हम एक एक हार्मोन की कि ये बने किन किन चीजों से होते हैं। ठीक है, तो आप आयोडोथायरोनिन में याद रखिएगा जो थायरॉक्सिन हार्मोन, एमिनो एसिड डेरिवेटिव, ये कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो एमिनो एसिड से डेरिवेट हुए, यानी एमिनो एसिड के मॉडिफिकेशन या उसमें कुछ जोड़ घटा के हमने उनसे बनाए हैं कुछ हार्मोन, तो उन्हें कहते हैं एमिनो एसिड डेरिवेटिव, जिसमें पहला नाम आता है एपिनेफ्राइन या एड्रेनलिन हार्मोन, नॉर एपिनेफ्राइन या नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। ये एड्रिनल मेडुला से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल ग्लैंड है आपकी किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड, उसके 2 पार्ट होते हैं, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स बाहर का रीजन होता है, मेडुला अंदर का रीजन होता है। तो एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन है तो एपिनेफ्राइन, और नॉन एपिनेफ्राइन है, इसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है एमिनो एसिड डेरिवेटिव है चूंकि है इसलिए। ऐसे ही थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ाई, उसमें आपने देखा होगा T3 और T4 करके 2 हार्मोन निकलते हैं जिनको कंबाइंडली हम थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। होता क्या है, ये एमिनो एसिड होता है टायरोसिन। टायरोसिन एमिनो एसिड के डेरिवेटिव है, टायरोसिन एमिनो एसिड के डेरिवेटिव है, और इसमें होता क्या है, आयोडीन लगा दी जाती है। अगर 1 आयोडीन लगाई है, 2 आयोडीन लगाई है और 3 आयोडीन लगा दी तो इसे कहते हैं T3 यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है आयोडोथायरोनिन। एनसीईआरटी ने इसे बिल्कुल सेपरेट करके रखा है, तो आयोडोथायरोनिन एक स्पेशल हार्मोन अलग से इन्होंने कैटेगराइज किया है। क्लियर? या अगर इसमें 4 आयोडीन होते हैं तो T4 कह देते हैं इसे, तो T3 और T4 को मिला के हम क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो याद रखिएगा अगर आप एनसीईआरटी बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो आपने एमिनो एसिड डेरिवेटिव में सिर्फ ये एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन को पढ़ना है, और आयोडोथायरोनिन में थायरॉक्सिन को रख लीजिएगा, अलग से टेबल बना लीजिएगा अगर एनसीईआरटी वाला पढ़ रहे हैं तो। क्लियर? हम आपको जनरली पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें आप कॉम्पिटिटिव भी चीजें ले जा रहे हैं और इसके आगे की भी चीजें हैं, इसमें बीएससी वगैरह की भी चीजें आ जा रही हैं, दोनों को एक साथ कंबाइन करके ये वीडियो बन रही है। अब बात कर लेते हैं हम पेप्टाइड हार्मोन की। देखिए एनसीईआरटी ने पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन को एक साथ रखा है, तो आप इसको एक हेडिंग बना के और सारे हार्मोन एक साथ कर लीजिएगा। यहाँ हम अलग अलग बता देते हैं। पहला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, और वैसोप्रेसिन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से निकलता है। कहां से निकलता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यही लिखा हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और उसके कौन से लोब से? पोस्टीरियर लोब से। इसके अलावा सोमैटोस्टैटिन, ये कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस से निकलता है। ये दोनों के दोनों कंपोज होते हैं, किसके बने होते हैं? पेप्टाइड हार्मोन, कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइड्स। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन, अगर आपने बायोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो उसमें देखे होंगे, तो ये आपके पेप्टाइड हार्मोन हो गए। अब आते हैं पॉलीपेप्टाइड, यानी कई पेप्टाइड चेन एक साथ मिलकर पॉलीपेप्टाइड बना रही हैं। तो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन क्या होते हैं? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन और गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो है FSH और LH पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ाया था। तो सोमैटोट्रोपिक, थायरोट्रोपिक और गोनाडोट्रोपिक हार्मोन क्या होते हैं? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। यानी
पोस्टीरियर लोब से ये निकल जाएंगे, एंटीरियर लोब से ये वाले निकल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन ये आपके पैंक्रियास से निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन ये पैंक्रियास से रिलीज होते हैं। और पैराथायरॉइड जो पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकल रहा है, ये पैराथायरॉइड हार्मोन हो गया। इसके अलावा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG एंड रिलैक्सिन ये प्लेसेंटा से निकलते हैं, फीमेल में प्लेसेंटा से निकलते हैं, ये प्रोटीन हार्मोन ही है। तो अगर आप चाहिएगा तो इन तीन दोनों हेडिंग को कंबाइन करके एक हेडिंग बना के सारे हार्मोन उसमें लिख सकते हैं। अब आते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं ये फैटी एसिड्स जो होते हैं, फैट वगैरह जो होते हैं उससे बने होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला एक हार्मोन है कॉर्टिसोल। अभी हमने आपको एड्रिनल मेडुला के बारे में बताया था कि एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन निकल रहे हैं, ऐसे ही एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल निकलते हैं। वो कैसे हैं? वो स्टेरॉइड हार्मोन है। इसके अलावा टेस्टिस से एक हार्मोन निकलता है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ये भी आपका एक स्टेरॉइड हार्मोन है। इसके अलावा ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलते हैं, स्टेरॉइडल हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये भी आपके कैसे हैं? ये भी आपके स्टेरॉइड हार्मोन है। इस तरह से स्टेरॉइड, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड और आयोडोथायरोनिन और एमिनो एसिड डेरिवेटिव ये आपके 4 तरीके के हार्मोन होते हैं। क्यों हमने ये बताया? अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए हमने क्यों बताया है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, हम इसलिए बताया आपको क्योंकि देखिए आपकी जो एक सेल होती है, ये जो एक सेल है, इस सेल की खास बात यह है कि ये इसमें सबसे बाहर, हम चूंकि ह्यूमन हार्मोन की बात कर रहे हैं, एनिमल हार्मोन की बात कर रहे हैं, तो सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपको पता है कि जो हार्मोन्स हैं, हमने आपको बताया कि हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर, मैसेज लेके आएंगे। अब मैसेंजर्स जो होते हैं वो आपको पता है 4 तरीके के हार्मोन होते हैं। कौन कौन से? एमिनो एसिड डेरिवेटिव, आयोडोथायरोनिन्स, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड और इसके अलावा स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक? पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन और स्टेरॉइड। अब इसमें से कुछ हार्मोन तो इस सेल के अंदर आके मैसेज देंगे और कुछ हार्मोन सेल के अंदर नहीं आ पाएंगे बिकॉज ऑफ द परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से परमिएबल नहीं है, वो बाहर नहीं आ सकते या अंदर नहीं जा सकते। तो क्या होगा? हमें सेल से काम कराना है, यहां उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और डीएनए में ही इसके जीन है, डीएनए में ही इसके जीन है। डीएनए क्या है? उसी के छोटे छोटे पार्ट को हम जीन कह देते हैं। तो डीएनए से हमें काम लेना, और काम क्या? डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बन जाना, यही तो काम होता है, और प्रोटीन से ही हम असली काम लेना। तो कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो इसके अंदर आ जाएंगे और डायरेक्ट डीएनए में उसका रिसेप्टर, ठीक है, इसके रिसेप्टर क्या होते हैं? डीएनए या उसके पास में कहीं पे रिसेप्टर। रिसेप्टर जानते? रिसेप्टर मतलब जो उसे रिसेप्ट करेंगे, उसे पकड़ेंगे हार्मोन को, और बात होगी हार्मोन से कि भाई साहब ये काम होना है, ठीक है। और कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो इस सेल को पार नहीं कर पाएंगे और उनके रिसेप्टर जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही यहां कहीं पे, ठीक? ये कौन है? रिसेप्टर। रिसेप्टर वो पार्ट है जहां हार्मोन जाके जुड़े, ठीक, और अपना काम बताए। तो जो हार्मोन इस सेल के अंदर नहीं जा सकते वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते। अब वो कौन से हार्मोन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते? तो पहले हो गए एमिनो एसिड डेरिवेटिव, एमिनो एसिड डेरिवेटिव पीछे लिखा हो पूरा आप समझ लीजिएगा। दूसरे हो गए पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन, और तीसरे हो गए आयोडोथायरोनिन्स। ये भाई साहब इसे पार नहीं कर पाएंगे और काम तो सेल के अंदर होना। भाई जब बात हुई है स्टेरॉइड वाले का, हाँ, तो अब पार कौन से कर सकते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। तो स्टेरॉइड हार्मोन का रिसेप्टर कहां है? सेल के अंदर न्यूक्लियस में, ठीक। और इन 3 तरीके के हार्मोन का रिसेप्टर कहां है? सेल के ऊपर, यहां पे। समझ में आई बात है? तो अब
अगर मान लीजिए जैसे आप हैं, आपके घर में कोई बड़ा है, जैसे आप मान लीजिए पापा ही हैं, तो क्या होगा, आपके पापा से अगर कोई काम करवाना है तो कैसे काम करवाया जाएगा? कोई आएगा जो आपका क्लोजली रिलेटिव है, वो दरवाजे के ऊपर खटखटाएगा, और जब दरवाजे पे खटखटाएगा तो क्या होगा, आप गए वहां खोला जाएगा, तो या तो वो अंदर आ जाएगा खुद, या तो वो खुद अंदर आ जाएगा और कहेगा पापा से जो काम है डायरेक्ट बात कर लेंगे। अगर दूर के हो, और मान लीजिए कोई आपका दूर का रिश्तेदार है, कोई बहुत ही दूर का है, पापा कहीं मिलने वाले थे, हम उन्हें जानते भी नहीं, तो क्या होता है, गेट पे खड़े हो गए हम, तो पूछा भैया पापा है तुम्हारे घर? नहीं पापा तो हैं, लेकिन बताइए काम क्या है? पहले हम क्या पूछते हैं उससे कि काम क्या है, तो आप क्या हो गए, रिसेप्टर। अब वो कहता है कि भैया पापा से कहना कि फला फला काम हमको है, यही तो कहता है। अब आप यहां से उस काम को लेके आओगे, बताओगे पापा ये काम हो, आए हैं अंकल, वो ये काम कर रहे हैं आपसे, तो कहीं यहाँ बुला दो, फिर पापा कहते हैं उनसे कह देना पापा है नहीं, ठीक। तो फिर जो भी बात है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ आपका एक रिसेप्टर है, वो ये बात बताना चाह रहा है कि हम इसके अंदर इसे जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये परमिएबल नहीं है, ये ज्यादातर वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, और ये भी लिपिड का बना हुआ है, स्टेरॉइड भी, तो ये आराम से पार हो जाएगा। लेकिन वाटर को तो ये नहीं जाने देंगे, ये वाटर सॉल्युबल है, इसलिए ये अंदर जाते नहीं। तो ये क्या करते हैं, ये अपना दूसरा पार्ट यहाँ बना देते हैं। तो ये खुद तो एक मैसेंजर है, लेकिन ये यहाँ तुमसे काम करवाना है, तुमसे कहा ना कि भैया अगर पापा से कहना कि काम होगा, तो तुम ये मैसेज लेके आओ, तो तुम क्या बन गए, सेकेंडरी मैसेंजर। यहाँ किसी सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं पड़ रही है, यहाँ डायरेक्ट जाके काम हो रहा है। जबकि ये वाले हार्मोन क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे लाके रिसेप्टर, इनका ये है, ये रिसेप्टर, और ये इस रिसेप्टर में हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, समझिएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और इसकी वजह से अंदर सेकेंडरी मैसेंजर बन जाएगा। अब ये आगे सेकेंडरी मैसेंजर जाके इनका काम करवाएगा। यहाँ इसका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहाँ है, यहाँ, तो ये हार्मोन अपना रिसेप्टर यहाँ लेगा और डायरेक्ट काम करा लेगा डीएनए से। समझ में आ गई बात है नहीं? इस तरह से ये मैकेनिज्म होती है हार्मोन एक्शन की। जो सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं उसका एक्शन अभी हम दिखाने जा रहे हैं, वो कैसे होता है, और जो डायरेक्ट कर रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम से हम लोग बहुत कुछ समझने वाले हैं। ये सिर्फ एक हम एक्शन दिखाने जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम एड्रेनलिन हार्मोन का एक्शन दिखाने जा रहे हैं कि एड्रेनलिन हार्मोन असल में कैसे एक्ट करता है किसी सेल के ऊपर, और कैसे आपको देखिए एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में आप जानते हैं, ये फाइट फ्लाइट हार्मोन है, ये अचानक से निकलता है और आपके एक्शंस को बढ़ा देता है। एक्शन बढ़ाने के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए होगा, तो ग्लूकोज कैसे किसी सेल के अंदर से निकालेगा, लीवर की सेल से, तो आपको उसी के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहे हैं, उसको देखते हैं। तो इसके रिसेप्टर्स बाहर की तरफ होंगे, क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन है, ये पेप्टाइड हार्मोन या आपका अमीनो एसिड डेरिवेटिव में से एक हो सकता है, ठीक है। ये स्टेरॉइडल हार्मोन तो है ना, आइडोथायरोडिन है। देखिए अभी थोड़ा सा पीछे एक चीज गलत हो गई कि आइडोथायरोडिन भी हमने आपको बता दिया कि वो सेल के बाहर रहता है, लेकिन उसका रिसेप्टर भी अंदर ही होता है आइडोथायरोडिन का। तो आइडोथायरोडिन और स्टेरॉइडल हार्मोन दोनों सेल के अंदर ही जाते हैं, थोड़ा सा उसे सही कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो बात हो रही है, हम लोग बात कर रहे हैं वो जो सेल के अंदर हार्मोन नहीं जा पाते हैं उनके बारे में। उसमें से एक हार्मोन है एड्रेनलिन। तो इसके रिसेप्टर कहाँ है, एक्स्ट्रा सेल्युलर रिसेप्टर है, यानी सेल के बाहर होते हैं इसके रिसेप्टर। बाहर कहाँ होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो देखिए ये हमने बनाई हुई है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये फॉस्फोलिपिड हो गया, इसमें प्रोटीन्स धसे हुए होंगे, ये फॉस्फोलिपिड आपको दिख रहा है। और यहाँ पे हमने इसका रिसेप्टर बनाया हुआ है। यहाँ अगर आप देखें तो हमने इसका रिसेप्टर बनाया हुआ है, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। आप उसे अगर पूरा देखें तो ये पूरा कुछ इस तरीके से आगे जाएगा, हम ज्यादा आगे जाएंगे। ये इसका रिसेप्टर है, ठीक। अब हम एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, तो हेडिंग तो होगी मोड ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। अब देखिए हार्मोन को हम लेके आ रहे हैं, यहाँ पे हम किसको लेके आ रहे हैं, हार्मोन। तो यहाँ मान लीजिए ये एड्रेनलिन हार्मोन है, और ये एड्रेनलिन हार्मोन यहाँ अपने रिसेप्टर पे आ गया। रिसेप्टर पे जैसे ही आया तो यहाँ एक जी प्रोटीन होता है, जी प्रोटीन। जी प्रोटीन बना होता है तीन चीजों से, अल्फा,
बीटा और गामा। अल्फा और बीटा तो मूव कर सकते हैं लेकिन गामा मूव नहीं करता। जैसे ही ये एड्रेनलिन यहां आया, इसके साथ जीडीपी जुड़ा रहता है, ए के साथ में, अल्फा के साथ में क्या जुड़ा रहता है, जीडीपी। ठीक है, जैसे ही ये एड्रेनलिन आया, यहां से ये सेल में साइटोप्लाज्म, यहां से इस जी प्रोटीन को हटा देना है, ये जीटीपी आता है और वो इस जीडीपी को हटा के खुद बैठ जाता है इसमें। तो यहां क्या हो गया, अब अल्फा के साथ में कौन जुड़ गया है, जीटीपी। जैसे ही यहां, और ये जीडीपी को हटा देता है, ये जीडीपी अलग हो गया। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? अब क्या होगा, ये अल्फा और बीटा मूव कर सकते हैं और गामा इसी में चूंकि धंसा हुआ है तो गामा मूव नहीं करेगा। ये पूरा का पूरा जी प्रोटीन है जो 3 सब यूनिट से मिलकर बना है। तो अल्फा और बीटा यहां आ जाते हैं, अल्फा बीटा और बीटा यहां आ जाते हैं। ठीक है, और ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है जीटीपी। ठीक, और ये जो आता है ये एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है। किसको एक्टिवेट करता है, ये है एडिनाइल साइक्लेज। यहां पे लिखे दे रहे हैं एडिनाइल साइक्लेज। ठीक है, ये एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देगा और एडिनाइल साइक्लेज को जैसे एक्टिवेट करेगा, ये एटीपी को इस जीटीपी की मदद से साइक्लिक एएमपी में बदल देगा। किस में बदल देगा, साइक्लिक एएमपी में बदल देगा। और साइक्लिक एएमपी अब क्या करेगा, ये कहलाया हमारा सेकेंडरी मैसेंजर। समझ में आएगा? ये क्या कहलाया हमारा, सेकेंडरी मैसेंजर कहलाया। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर बन गया। प्राइमरी मैसेंजर कौन था, एड्रेनलिन, और इसके रिस्पांस में यहां सेकेंडरी मैसेंजर तैयार हो गया। ये क्या करेगा, ये इस प्रोटीन काइनेज को, जो कि इनएक्टिव है प्रोटीन काइनेज ए को, ये एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज ए में, एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, ये चेन रिएक्शन है, कैस्केड फैशन। ये क्या करता है, फॉस्फोराइलेज काइनेज, ये भी कैसा है, इनएक्टिव है, इसे किसमें कन्वर्ट कर देगा, फॉस्फोराइलेज काइनेज में, एक्टिव फॉर्म। समझ में आएगा? जब ये एक्टिव हुआ तो इसने क्या किया, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को, इनएक्टिव को किसमें कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर देगा, एक्टिव में। और जब ये एक्टिवेट हो गया तो इसने क्या करा, ग्लाइकोजन को तोड़ना शुरू करा और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना दिया। और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट अलग हो जाएगा तो क्या बचा, ग्लूकोज, और ये सेल के बाहर चला गया। नीचे की जगह है नहीं तो हम इसे आउटसाइड यहां लिख दे रहे हैं, आउटसाइड, ये बाहर चला गया। क्लियर है बात? यहां तक कोई बात में दिक्कत हो तो बताइए। नहीं सर, नहीं। इस तरह से हमारे एड्रिनल हार्मोन ने बाहर ही रह के अंदर भी काम करा दिया। कैसे कराया, थ्रू दिस सेकेंडरी मैसेंजर। ये कैसा हो गया, ये प्राइमरी मैसेंजर। नहीं सर, नहीं, तो ये प्राइमरी मैसेंजर हो गया और इसने आउटसाइड ही रह के, इसका क्योंकि सरफेस रिसेप्टर था, इसका रिसेप्टर कहां था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर था, सरफेस पे था, और इसने सेकेंडरी मैसेंजर बना दिया। तो अगर हम इस पूरे प्रोसीजर को, सिनेरियो को समझें तो ये समझिए, एक बार फिर से बताया, एड्रेनलिन ने यहां एक रिसेप्टर था, जी प्रोटीन का रिसेप्टर। वो जी प्रोटीन किसका बना था, अल्फा बीटा और गामा का। ये अल्फा और बीटा पे जब इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं तो जीडीपी जुड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही एड्रेनलिन हार्मोन इससे जाके कनेक्ट हुआ, ये जीडीपी हट गया और जीटीपी यहां जुड़ गया। और जीटीपी जुड़ने की वजह से ये अल्फा और बीटा कंपोनेंट इस गामा से अलग होकर आगे चले, मूव करे। उन्होंने एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट किया।
जिसने एटीपी को साइक्लिक एएमपी में बदल दिया। और साइक्लिक एएमपी एक्ट्स एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। और उसने क्या काम कराया, उसने प्रोटीन काइनेज जो था इनएक्टिव उसको थोड़ा एक्टिवेट में कन्वर्ट करा, और उसने एक के बाद एक एक्टिव हो रहे हैं। उसने फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिव करा, उसने ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिव करा, उसने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करा, और ये ग्लूकोज बाहर आ गया और आपकी एक्शंस तेजी से होने लगे। इस तरह से आपका सेकेंडरी मैसेंजर काम करता है। क्लियर है बात? अब हम आपको एनसीईआरटी का भी एक डायग्राम बना के दिखा देते हैं सेकेंडरी मैसेंजर वाले का। देखिए यहां पे आपको एनसीईआरटी में एफएसएच हार्मोन का एक्शन दिखाया है। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, उसके बाद इसका रिसेप्टर भी सरफेस के ऊपर ही होता है। तो ये एफएसएच हार्मोन यहां आके सरफेस से इंटरैक्ट करेगा, ठीक है, यहां सरफेस पे आके जुड़ जाएगा और इससे फर्स्ट रिस्पांस होगा, और उससे क्या होगा, सेकेंडरी मैसेंजर तुम्हारा तैयार होगा। तो ये फर्स्ट मैसेंजर हो गया और इससे सेकेंडरी मैसेंजर तैयार हो गया। वो साइक्लिक एएमपी भी हो सकता है या कैल्शियम आयन भी हो सकता है एफएसएच के रिस्पांस में ही। जबकि अभी एड्रेनलिन के रिस्पांस में हमने आपको बताया कौन सा साइक्लिक एएमपी बन रहा था। इसके रिस्पांस में क्या होगा, बायोकेमिकल रिस्पांस होंगे, यानी वही जैसे अभी आपको बताया कि कैस्केड फैशन में एक के बाद दूसरी दूसरे के बाद तीसरी रिएक्शंस चलेंगी। और उससे क्या होगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस में जैसे ओवेरियन ग्रोथ यानी ओवरी की ग्रोथ होने लगेगी। एफएसएच का काम ही होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है तो ओवेरियन ग्रोथ होती है। ये आपका सेकेंडरी मैसेंजर है। इसके अलावा सेकेंडरी मैसेंजर और भी होते हैं, आइसोफेनॉल फॉस्फेट 3 ये भी होता है, साइक्लिक एएमपी होता है, और कैल्शियम आयन। ये आपसे पूछे गए हैं, तो हमने यहाँ पे 3 सेकेंडरी मैसेंजर जो एनसीईआरटी में गिवन है हमने आपको दे दिए हैं, यहाँ पे याद कर लीजिएगा। ये सेकेंडरी मैसेंजर के ऊपर काम हो रहा है। अब एनसीईआरटी के ही बेसिस पे अगर डायरेक्ट जैसे स्टेरॉइड हार्मोन और आइडोथायरोनिन्स ये डायरेक्ट अंदर जाएंगे, तो उसका भी एक एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं कि उसमें किस तरीके से एक्शन होता है जब इसके रिसेप्टर कहां हो। ये तो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर थे, जब रिसेप्टर इंट्रा सेलुलर हो किसी सेल के अंदर होंगे तो किस तरीके से हार्मोन एक्शन करेगा उसको समझा देते हैं। चलिए आइए देख लें। देख जब हमने बताया आपको क्या होगा, जब इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स होंगे किसी सेल के अंदर होंगे इंट्रा सेलुलर, तब क्या होगा। देखिए एक एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं यहाँ पे, ईस्ट्रोजन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, ईस्ट्रोजन। कोई इसे ओ से लिखता है, कोई इसे ई से लिखता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन ये लिखा है रेड कलर से। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन कैसा होता है, अभी आपको बताया स्टेरॉइडल हार्मोन्स थे, जिसमें क्या होता है, जो किसके बने होते हैं, स्टेरॉइड्स के, या आइडोथायरोनिन भी हो सकता है। यहाँ पे स्टेरॉइडल हार्मोन का एग्जांपल लिया गया है, और ये देखिए मेम्ब्रेन के अंदर डायरेक्ट आ गया, और इसका रिसेप्टर यहाँ न्यूक्लियस के अंदर जब एंट्री मिल गई, तो ये अपने न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर से जाके मिल गया, तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। और इसने किसे एक्टिवेट करा दिया, ये डीएनए था, जीनोम। जीनोम क्या है, जीन है डीएनए। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और जो मैसेंजर आरएनए होता है, और मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के बाहर आ जाता है, और न्यूक्लियस के बाहर आके ये क्या बनाएगा, प्रोटीन। डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनना सेंट्रल डोग्मा कहलाता है, आपको बताया था। और ये प्रोटीन क्या करेगा, इससे आपके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये यूट्रस के ऊपर एक्ट करता है, स्टेरॉइडल हार्मोन यूट्रस की एंडोमेट्रियम को बढ़ाता है। तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम को कैसे, टिश्यू में ग्रोथ होने लगी और डिफरेंशिएशन होने लगा, इस तरह से इसकी यूट्रस की एंडोमेट्रियम बढ़ने लगी। क्लियर होगी बात। तो ये क्या हुआ, आप देखिए डायरेक्ट हार्मोन जो है वो अंदर एक्ट कर रहा है, इसमें कोई सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बन रहा। इस तरह से कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर नहीं आ पाते हैं, जिनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही होते हैं, जिन्हें एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स कहते हैं। जैसे वो हार्मोन हो गए कौन कौन से, जैसे आपके कौन से हो गए, पेप्टाइड हार्मोन्स हो गए या अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा आइडोथायरोनिन्स और स्टेरॉइडल हार्मोन्स जो होते हैं ज्यादातर ये सेल के अंदर आ जाते हैं, और इनके रिसेप्टर सेल के अंदर होंगे इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर होते हैं, इन्हें किसी सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो ये दो हार्मोन जो नीचे वाले थे इन्हें किसी की एक्स्ट्रा जो सेकेंडरी मैसेंजर उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि जो कुछ हार्मोन जिनके कंपोनेंट्स एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं रिसेप्टर्स, उनको सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ती है। और सेकेंडरी मैसेंजर्स कौन कौन से हो सकते हैं? साइक्लिक एएमपी या कैल्शियम आयन या IP3। क्लियर? इस तरह से हमने मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पढ़ लिया, यानी हार्मोन किस तरीके से एक्शन करता है इसकी पूरी मैकेनिज्म हमने पढ़ ली। उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आपके काम आएगी और आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में आपको जो कुछ भी पूछना हो इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे।